हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं संघ वंश। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, भारत पर यदि कोई प्रथम विदेशी ताकत कोई आक्रमण करता है, वो थे हिंद यूनानी यानी यूनानी शासक। इसके पश्चात शक आते हैं, इसके पश्चात पल्लव, इसके पश्चात कुषाण। तो हम ये देखेंगे कि आपका मौर्य डायनेस्टी के दौरान भारत का जो साम्राज्य जो था वो अत्यंत समृद्ध था और बृहद था। यानी सम्राट अशोक के समय या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखा गया या बिंदुसार के समय भी देखा गया, आपका भारत का जो सीमा जो थी वो अत्यंत विशाल था। यानी भारत का तब के समय में भारत का जो सीमा था आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन ईरान और इधर पूर्व में देख लिया जाए तो आपका बर्मा तक था। लेकिन मौर्य डायनेस्टी के समाप्त होने के पश्चात यह देखा गया कि जो मौर्य डायनेस्टी के पश्चात जो राजा आए भारत का, वो निजी स्वार्थ के लिए छोटे छोटे प्रांतों के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। यानी इनके जो पूर्वज जो है, जो पूर्वज उनके थाली में जो परोस के दिए थे अखंड भारत, कहीं ना कहीं वो अखंड भारत जो है आपका खंडित होता हुआ नजर आया। यानी जो राजा जो थे निजी स्वार्थ के लिए आपस में ही लड़ रहे थे, छोटे छोटे प्रांत को ही भारत समझ रहे थे। जबकि चाणक्य या सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासन के दौरान भारत का जो सीमा जो था अत्यधिक बृहद था। तो ऐसे समय में देखा गया कि भारत का जो राजनीतिक संरचना जो था कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा था। इन राजाओं के पास ना तो रणनीतिक कौशल था और ना ही युद्ध नीति, दोनों कौशल नहीं था। तो जाहिर सी बात है, इनकी एकता में अभाव का फायदा आपका विदेशी ताकतों को मिलना स्वाभाविक बात था। यही कारण है कि ऐसे ताकतों का यानी इनकी कमियों का फायदा उठाते हैं आपका विदेशी ताकत। तो हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से विदेशी ताकत भारत पर आक्रमण करती है और किस तरह से जो राजा जो है अपने छोटे छोटे प्रांतों को लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए दो पिक्चर बनाऊंगा। एक आंतरिक संरचना से संबंधित रहेगा और दूसरी तरफ मैं विदेशी ताकतों से संबंधित एक डायग्राम बनाऊंगा। उसके माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूंगा किस तरह से विदेशी ताकत भारत में एंट्री करती है और भारत के प्रांतों पर अपना अधिकार जमा लेती है। तो देखिए, समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स को बनना चाहूंगा। इससे पहले आपसे भी आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना लीजिएगा। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक देखा गया तो कौन थे आपका? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और थे बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त आपका मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक थे। बृहदत्त की हत्या होती है। ठीक है, किसके द्वारा? इन्हीं का सेनापति, इनका अपना सेनापति थे जिनका नाम था आपका पुष्यमित्रा शुंग। देखिए, मैं आज आपको शक वंश पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यहाँ शुंग वंश बता रहा हूं। मतलब ये भारत का आंतरिक संरचना बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो शुंग देखिए, शुंग और शक जो है दो अलग अलग वंश है। शुंग जो है भारत की वंश है। ठीक है, मैंने यानी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं भारत का आंतरिक राजनीतिक संरचना जो है किस तरह से लड़खड़ा रही है। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये किसकी हत्या करते हैं? आपका अपना सम्राट बृहदत्त की। ठीक है, कब करते हैं? आपका 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में। और एक वंश की स्थापना करते हैं जिस वंश का नाम रखा गया था
पुत्र सुंग के नाम पर रखा गया था, सुंग के नाम पर रखा गया था, और वंश का नाम था आपका सुंग वंश। ठीक है, मतलब अपने नाम पर ही वंश का नामकरण किया गया था। ये देखा गया कि सुंग वंश का जो अंतिम राजा थे वो कौन थे आपका? देवभूति। देवभूति ये सुंग वंश का अंतिम राजा थे। ठीक है, सुंग का अंतिम राजा थे। ठीक है, कौन थे? देवभूति। देवभूति की भी हत्या होती है, कब होती है आपका? 73 BC में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 73 वर्ष पहले। ठीक है, और इसकी हत्या जो करते हैं कौन करते हैं आपका? वासुदेव। वासुदेव, ठीक है, वासुदेव इनकी क्या करते हैं? इनकी हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या करते हैं? देवभूति का हत्या आपका वासुदेव करते हैं। वासुदेव एक वंश की स्थापना करते हैं, तो उस वंश का नाम था आपका कौन सा वंश? कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश की स्थापना हुआ। इसका अंतिम राजा देखा गया कण्व वंश का, लास्ट किंग देखा गया, तो कौन थे आपका? सुषमा थे। ठीक है, सुषमा इसका अंतिम राजा थे। इनकी भी हत्या हो जाती है। कब हत्या होती है? 60 ईसा पूर्व में। इसकी हत्या कौन करते हैं आपका? सिमुक। और सिमुक हत्या करके एक वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश जो है अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं आपका? अपना राजधानी बनाते हैं प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठान अपना राजधानी बनाते हैं। यानी सातवाहन कहने का मतलब आज का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो आप देख रहे हैं कि एक तो राजा आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं सिंहासन के लिए, दूसरी तरफ राजधानी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वंश के आधार पर अपना अपना राजधानी भी चेंज हो रहा है। जैसे कि सातवाहन जो है अपना राजधानी बना लेते हैं, प्रतिष्ठान बना लेते हैं। वहीं आपका ये जो सुंग वंश है, उस आपका वासुदेव जो है, देवभूति है, ये अपना राजधानी कहाँ रखते हैं? मगधी रखते हैं। और दूसरी तरफ देखा गया मौर्य डायनेस्टी के समय में, मौर्य डायनेस्टी के समय भारत की राजधानी जो था वो मगधी था। यानी मगध यानी दक्षिण बिहार का प्रांत। ठीक है, दक्षिण बिहार का प्रांत, या आप पाटलिपुत्र कह सकते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो यहां आप ये देखें कि किस तरह से जो राजनेता जो थे निजी स्वार्थ के लिए आपस में ही लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। यानी जो छोटे छोटे प्रांतों को लेकर जो बैठे हुए थे राजा, उसे ही भारत समझ रहे थे। अखंड भारत की जो चिंता जो थी किसी का नहीं था। अखंड भारत की चिंता जो था किसी भी राजा में नहीं था। मतलब निजी स्वार्थ की पूर्ति ही इनका मूल लक्ष्य था। और निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं सोच रहे थे कि भारत को किस तरह से एकीकृत रखा जाए। ठीक है, तो इसका पहला तो जाहिर सी बात है विदेशी ताकत तो उठाने वाली थी। तो हम ये देखते हैं कि भारत पर अब आक्रमण होता है, विदेशी ताकतों का भारत पर आक्रमण होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं भारत पर प्रथम विदेशी ताकत कोई आक्रमण करता है वो थे हिंद यूनानी। इसके बाद अब आते हैं शक, इसके बाद आएंगे पल्लव, इसके पश्चात आएंगे कुषाण। तो ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि शक कौन थे। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बताया आपका आंतरिक जो पॉलिटिकल कंडीशन जो था उससे संबंधित मैं यहाँ टॉपिक्स रखा आपको, क्योंकि देखिए आंतरिक टॉपिक्स को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए शक जो थे आपका, शक एक ऐसे जनजाति थे जो कि गोमक्कड़ स्वभाव के थे। ठीक है, अब हम जानते हैं शक
साग जो थे ये कैसे जनजाति थे? ये घुमक्कड़ जाति था ये, ठीक है। और घुमक्कड़ जाति कहने का मतलब एक ऐसे जनजाति में से आते थे जो कि भोजन की तलाश के लिए या अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए या रिसोर्सेज के अभाव में ये क्या करते थे, अपने स्थान बदलते रहते थे। यहाँ तक कि ये केवल अपने ही देश में ही स्थान नहीं बदलते हैं, बल्कि अपने देश की सीमा को पार करते हुए अन्य देश की सीमा में भी प्रवेश करते। इनकी संख्या जो होती थी यहाँ अत्यधिक हुआ करती थी और ये कौशल योद्धा थे। आपका देखा गया शकों को, ये कौशल योद्धा थे आपका, ठीक है। और इनके हथियार के रूप में देखा गया कि जहां ये चलते थे ये आपका तीर, धनुष और भल्ला जो है लेकर चलते थे। और इनका निशाना भी सटीक था, क्योंकि ये क्या करते थे, भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाते थे तो इनके रास्ते में जो भी जीव जंतु मिलते थे तो उसे मार कर खा जाया करते थे। और दूसरी तरफ देखा गया ये जो शक जो है ये चरवा थे। चरवा कहने का मतलब एक्चुअली में इनका निवास स्थान देखा गया तो इनका निवास स्थान था मध्य एशिया। इनका निवास स्थान कहाँ था? आपका मध्य एशिया। यदि मैं डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए, जैसे कि ये भारत का मैप देख रहे हैं यहाँ पे, भारत का मैप है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, इसके बाद ईरान, और यहाँ पर कुछ कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जो है इसी प्रांत का वो रहने वाले थे, ठीक है। कौन? आपका शक जनजाति, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्या करते हैं। अब ये भारत में एंट्री करेंगे, किस तरह से एंट्री करेंगे? शक का जाति देखा गया तो आपका कौन सा जाति था? ये स्कथी, ये जाति था इनका, ठीक है। स्कथी जो जाति था उससे ये संबंध रखते थे शक, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे आपका शक जो है किस तरह से भारत में एंट्री करता है। तो देखिए, ये जो शक जो है आपका, शक क्या करते हैं, भारत में प्रवेश जो करते हैं ये दो रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है। देखिए, तब के समय में दो शासक हैं, यानी दो वंश जो है आपका मध्य एशिया में अपना शासन चला रहे थे। तो दो शासक में से कौन कौन आएंगे? देखिए, दो शासक जो है भारत में जो प्रवेश करते हैं, जो कि यूनानी शासक थे, वो उनकी जो रास्ता जो थी दो था। पहला ये था आपका झेलम नदी से पाकिस्तान का पश्चिम प्रांत, ठीक है, ठीक है। ये कौन आते हैं? एक रास्ता को चुनते हैं, वो रास्ता के जरिए, इसी रास्ता के जरिए एक यूनानी शासक जो है भारत में आते हैं। उनका नाम था यूक्रेटाइडस, हाँ सॉरी, टाइटस नहीं, यूक्रेटाइडीज, ठीक है। इनका राजधानी जो होता है कहाँ होता है? आपका तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला इनका क्या बनता है? राजधानी बनता है। जो कि दूसरी जो है आपका, एक तो आप देख लिए ये यूक्रेटाइडीज जो है, और दूसरा जो है झेलम नदी से पाकिस्तान का पूर्वी भाग। एक और शासक आते हैं, यानी वंशज आते हैं। वो कौन थे? आपका बैक्ट्रिया कह लीजिए या डेमोटियस कह लीजिए, ठीक है। डेमोटियस। इनकी राजधानी जो थी
वो राजधानी कहाँ थी आपका? साकल। साकल यदि वर्तमान में देखा गया इसका नाम है आपका सियालकोट, जो कि कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। तो देखें आप यहाँ पर क्या देखें, दो यूनानी शासक जो है या यूनानी वंशज जो है भारत में आते हैं। एक तो आपका यूक्रेटाइडिस आते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो डेमोटियस आते हैं। यूक्रेटाइडिस जो है आपका राजधानी बनाते हैं ये तक्षशिला में, और झेलम नदी से जो पाकिस्तान का पूर्वी भाग की तरफ जो आते हैं वो कौन थे? आपका डेमोटियस थे, और अपनी राजधानी बनाते हैं साकल, जो कि साकल कहने का मतलब आज का जो कि सियालकोट, ठीक है। सियालकोट कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में है। तो यहाँ देखा गया आपका जो ये जो यूक्रेटाइडिस जो है ये क्या करते हैं? तक्षशिला को जीतते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं, लेकिन ये तक्षशिला से लौट भी जाते हैं, ठीक है। जीतने के पश्चात ये क्या करते हैं आपका? ये आपका यूक्रेटाइडिस जो है ये तक्षशिला से लौट कर कहाँ चले जाते हैं? आपका बैक्ट्रिया में। बैक्ट्रिया में चले जाते हैं, ठीक है। कौन? आपका यूक्रेटाइडिस। ये देखा गया जब ये बैक्ट्रिया में चले जाते हैं तो डेमोटियस जो है वो धीरे धीरे आपका मथुरा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यानी भारत के प्रांत की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ देखा गया कि डेमोटियस की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, ये जो डेमोटियस है, डेमोटियस की मृत्यु के पश्चात इसका उत्तराधिकारी बनता है आपका, कौन बनता है? आपका मिनांडर, ठीक है। किसकी मृत्यु के पश्चात? आपका डेमोटियस की मृत्यु के पश्चात। डेमोटियस के मृत्यु के पश्चात आपका मिनांडर क्या बनता है? उत्तराधिकारी। लेकिन आपका मिनांडर का जो देहांत होता है बहुत कम समय में हो जाता है। यह देखा गया आपका मिनांडर जो है लगभग 42 ईयर्स में ही शायद इसका देहांत हो जाता है, और सन के हिसाब से देखा गया तो 120 बीसी में इसका क्या होता है? देहांत होता है। और देहांत होने के पश्चात इसके देहांत जब होता है मिनांडर का, उसका जो पुत्र जो था वो अत्यंत अल्प वर्ष का था। तो देखा गया कि जैसे कि आप जानते हैं कि पिता के देहांत के पश्चात जो है साम्राज्य का जो दायित्व जो है आपका पुत्र के कंधों पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मिनांडर का जो पुत्र जो था वो अत्यंत अबोध था, बालक था, तो उसका जो दायित्व जो है उसकी पत्नी अपने कंधों को लेती है, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम था आपका, देखा गया मिनांडर के पत्नी का नाम आपका एक थोलिकिया, ठीक है, एक थोलिकिया, ठीक है। नाम भी थोड़ा अजीब अजीब है आपका। ये देखा गया कि जो डेमोटियस जो है, डेमोटियस जैसे कि मैं बताया आपको, यूक्रेटाइडिस जो है ये क्या करता है? तक्षशिला को जीत लेता है। तक्षशिला को जीतने के पश्चात ये क्या करता है? ये लौट जाता है और वो बैक्ट्रिया में चला जाता है, ठीक है, बैक्ट्रिया में चला जाता है और बैक्ट्रिया को ही अपना राजधानी बना लेता है। इधर जो डेमोटियस जो है, ठीक है, डेमोटियस का देहांत हो जाता है। और डेमोटियस का देहांत के पश्चात आपका क्या देखा गया? इसके जो पुत्र जो है, जो कि अबोध है, पुत्र अबोध होने के कारण इसकी जो पत्नी जो है एगोथोलिकिया जो है ये क्या करती है? शासन भार अपने कंधों पर ले लेती है और शासन को चलाती है। लेकिन बैक्ट्रिया क्षेत्र में जो देखा गया, जो बैक्ट्रिया क्षेत्र में बताया आपको इस जगह पर, यहाँ पर आपका शक्त रहते थे, ठीक है। जो ये बैक्ट्रिया जो ये राजधानी बनता है आपका, इसी बैक्ट्रिया में आपका किसका आक्रमण होता है? शकों का आक्रमण होता है, ठीक है, सबका आक्रमण होता है। अब बैक्ट्रिया में चले गए थे, कौन चले गए थे? यूक्रेटाइडिस चले गए थे। अब यहाँ शकों का आक्रमण होता है और इस एरिया पर किसका अधिकार हो जाता है? आपका बैक्ट्रिया पर शकों का अधिकार हो जाता है, ठीक है, शकों का यहाँ पर अधिकार हो गया। देखिए चीनी साहित्यकार या
इतिहासकार, चीनी साहित्यकार या इतिहासकार जो थे आपका, उनका नाम था C.N. हासु, और एक और थे जिनका नाम था हाउ हुन सु। इनके द्वारा ये जो तत्व में आपको बताया, ये सारा तत्व का हमें प्रमाण जो है आपका C.N. हासु और हाउ हुन सु के द्वारा ये माना गया कि ये जो शक जो थे इस प्रोसेस के जरिए वो क्या करते हैं, अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वहीं आपका चीनी जो इतिहास है, चीनी इतिहास में शक को जो कहा गया वो क्या नाम से जाना गया था, सई। ठीक है, क्या नाम से जाना गया, सई के नाम से जाना गया, या साईवाग, साईवाग के नाम से जाना गया। कहा आपका चीनी साहित्य में। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये जो शक जो थे, शक के ऊपर में एक जाति का हमला होता है। ठीक है, जो जाति का नाम था आपका सूची। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि सूची जनजाति जो है इन शकों के ऊपर में आक्रमण करते हैं, और इनका जो मूल स्थान जो था, जो कि मूल स्थान का नाम था शिव दरिया। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, यहीं पर आपका कहीं शिव दरिया होगा, शिव दरिया इनका मूल स्थान। किसका मूल स्थान, किसका था आपका, शक का। इसके ऊपर आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, कौन सा जनजाति का, सूची, एक जाति था सूची जाति का, और इसे क्या करते हैं, सूची जनजाति शकों के ऊपर में आक्रमण करते हैं, शकों के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और आक्रमण करने के पश्चात अब जाहिर सी बात है इनको भागना पड़ेगा, तो शिव दरिया से क्या करते हैं ये लोग, पलायन करते हैं। कौन पलायन करता है, आपका शक। और पलायन करने के पश्चात तो देखा गया कि सूची जनजाति जो थे आपका शिव दरिया से शकों को तो भगा देते हैं, और ये शक जो है आपका कहाँ आकर शरण लेते हैं, बैक्टीरिया से, सॉरी, ये शक जो है आपका कहाँ आकर शरण लेते हैं, बैक्टीरिया में। यहां तक इनका पीछा करके आते हैं। कौन है आपका, सूची जो जनजाति जो है आपका, यहां से पीछा करते करते आपका ये बैक्टीरिया तक आते हैं, और यहां से भी इसको भगाते हैं। किसे, शक को। ठीक है, ये जो हमें प्राप्त होता है, ये यदि शिलालेख में देखा गया तो जूनागढ़ शिलालेख से ये हमें तथ्य को प्राप्ति होती है। कौन सी शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख। शिलालेख इसकी खोज कब किया गया था आपका, 1837 ईस्वी में। किसने किया था, ये भी कई परीक्षा पूछा जा सकता है, जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप ने इसका खोज किया था। तो अब देखें कि आप, इसे मैं पुनः दोहरा देता हूं एक बार। देखिए, दो यूनानी शासक जो हैं, जो कि भारत में प्रवेश करते हैं या अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, तो पहला जो है झेलम नदी से पाकिस्तान का पश्चिम प्रांत में जाते हैं, जो कि उस शासक का नाम था या उस वंशज का नाम था यूक्रेटाइडिस, जो कि भारत के प्रांतों को जीतते हैं और अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, तक्षशिला। लेकिन तक्षशिला को जीतने के पश्चात तो क्या करते हैं, पुनः लौट जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखा जाए इस प्रांत को कहा गया है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया चले जाते हैं। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो यूनानी शासक जो है वो भी आपका भारत में आते हैं, जो कि झेलम नदी से पाकिस्तान का पूर्वी भाग में आते हैं, जो कि उस वंशज का नाम था डेमोटियस, और ये राजधानी बनाते हैं साकल। साकल यानी वर्तमान का सियालकोट। ठीक है, अब ये देखा गया कि आपका डेमोटियस की मृत्यु के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी जो है कौन है, सॉरी सियालकोट है। ठीक है, डेमोटियस का अंतिम शासक देखा गया या उसका उत्तराधिकारी देखा गया तो कौन थे आपका, मिनांडर। मिनांडर का मृत्यु हो जाता है। इसकी जो पत्नी जो है एक थोलेकिया जो है, ये अपने
साम्राज्य का जो दायित्व जो है वो अपने कंधों पर लेती है। ये सब जो प्रमाण जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चीनी साहित्यकार या इतिहासकार कह लीजिए CN हासु या हाउ हुन सु के द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। इनके द्वारा हमें ये सब तथ्य की जानकारी जो है इनके द्वारा प्राप्त होती है हमें। और चीनी साहित्य में शकों को सही नाम से कहा गया या सहीवाग कहा गया। किसे? शक को कहा गया। अब ये जो शक जो है, ठीक है, ये शक कहाँ रहते थे आपका? इनका मूल स्थान कहाँ था? तो सिर दरिया इनका मूल स्थान था। इस स्थान पर इनका क्या होता है? एक सूची जाति होता है जो कि इनके ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, सूची जाति जब इनके ऊपर आक्रमण करता है तो ये भाग कर चले आते हैं कहाँ? बैक्टीरिया में तरफ। ठीक है, बैक्टीरिया में तरफ आते हैं। और जब बैक्टीरिया की तरफ आते हैं तो सूची जाति जो है इनका पीछे 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 ये भी आती है और आकर इनको पर पुनः यहाँ पर आक्रमण करती है। अब बैक्टीरिया में आने के पश्चात है, अब ये देखिए भारत में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। किस रास्ते से प्रवेश करेंगे? ये ईरान, अफगानिस्तान, इस तरह के रास्ते से प्रवेश करते हुए भारत के विभिन्न प्रांतों में फैलेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम चलते हैं। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। देखिए शक जो है अब भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो रास्ता जो था ये मूल रूप से 4 रास्ता था। ठीक है, तो पहला रास्ता देखा गया इनका, ये कौन सा रास्ता था आपका? पहला रास्ता अफगानिस्तान। जैसे कि आप जाने कि बैक्टीरिया से भी इनको भगाया गया। ठीक है, अफगानिस्तान। दूसरा रास्ता था आपका पंजाब। तीसरा रास्ता देखा गया मथुरा। मतलब इन सब प्रांतों पर क्या करते हैं? ये अपना अधिकार जमाते हैं। दूसरी देखा गया, चौथा देखा गया भारत का पश्चिम प्रांत में। ठीक है, प्रांत में इन 4 प्रांतों पर ये शक क्या करते हैं? शक अपना अधिकार जमाते हैं, अधिकार जमाते हैं। ठीक है, तो देखा गया कि शकों का जो अंतिम जो राजा देखा गया, शक का अंतिम राजा आपका कौन थे? शक का अंतिम राजा रुद्र सिंह। ठीक है, शकों का अंतिम राजा आपका कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय थे। तो इसे परास्त करते हैं। कौन परास्त करता है आपका? इसे परास्त करते हैं आपका 58 ईसा पूर्व में। कौन परास्त करता है आपका? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्या करते हैं? इसे परास्त करते हैं। देखिए विक्रमादित्य जो थे ये आपका स्थानीय राजा थे, मतलब एक क्षेत्रीय प्रांत के राजा थे। लेकिन जब रुद्र सिंह को जब परास्त कर देते हैं तो ये एक उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। इस तरह से आप देखेंगे विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2, विक्रमादित्य 3, ये कुल मिलाकर ये उपाधि जो है राजा जो है ये धारण करते चले जाते हैं। और ये लास्ट देखा गया 14 उपाधि तक धारण करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये विक्रमादित्य उपाधि धारण नहीं करते हैं। अब विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात जो शासक आते हैं वो अपने आप को नाम रखते हैं विक्रमादित्य द्वितीय, इस तरह से विक्रमादित्य तृतीय। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब विक्रमादित्य जो है ये नाम नहीं बन जाता बल्कि क्या बन जाता है? एक आपका उपाधि बन जाता है, मतलब एक सम्मान बन जाता है। ठीक है, ये देखा गया शकों पर विजय के उपलब्ध में एक संवत रखा गया। ठीक है, कब रखा गया आपका? देखते हैं। शकों पर विजय के उपलब्ध में एक क्या रखा गया? संवत रखा गया, नया संवत। ठीक है, रखा गया। ठीक है, यानी जो संवत रखा गया, इस संवत को किस नाम से जाना गया?
विक्रम संवत, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका, ठीक है। अब परीक्षा में यहां पूछा जाता है कि विक्रम संवत क्या चीज है। तो देखिए विक्रम संवत यानी जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं, जो डेट देखते हैं, इस विक्रम संवत के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, अपना डेट निर्धारित करते हैं, ठीक है, विक्रम संवत के माध्यम। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे शकों का प्रसिद्ध राजा कौन थे, रुद्रदामन थे, जो कि आपका 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक क्या करते हैं, वो शासन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका रुद्रदामन जो थे, रुद्रदामन क्या करते हैं आपका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक झील का निर्माण किया गया था, जिस झील का नाम था सुदर्शन झील, ठीक है। इस झील को ये क्या करते हैं, जीर्णोद्वार करते हैं। जीर्णोद्वार कहने का मतलब, मान लीजिए वो झील थोड़ी बहुत उठ गई होगी तो उसमें रिपेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिस झील का निर्माण किया गया था उस झील को क्या करते हैं, ये जीर्णोद्वार करते हैं। कौन सा झील था, सुदर्शन झील। क्या करते हैं इनका, जीर्णोद्वार, मतलब क्या कहते हैं इसको, रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं, वो रिपेयरिंग करते हैं। कौन सा झील का, सुदर्शन झील का। तो यहां से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने किया था, तो राजा रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन थे, ये शक का एक प्रसिद्ध राजा थे। ये जो रुद्रदामन जो थे, ये आपका संस्कृत भाषा का विद्वान भी थे। ये रुद्रदामन जो है आपका संस्कृत भाषा में अभिलेख का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इससे पहले किस भाषा में लिखा जाता था, तो इससे पहले आपका जो अभिलेख होते थे वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। ये जो शक जो थे, अपने आप को क्या बोले, शक है, अपने आप को क्षत्रप कहते थे, ठीक है। इस तरह से मैं शक वंश से संबंधित उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि परीक्षा का नजर से अत्यंत इंपॉर्टेंट था। और यह आशा करता हूं कि अब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब तक कर चुके होंगे। लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। और आज की क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद। आप इसे एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।